प्रसाद वैसे तो बांटा जाता है और उसके बाद एक धर्म के लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है और वही प्रसाद अगर कोई और इंसान खा ले तो उसको चोरी कह दिया जाता है एक केले के पीछे। हम इस हद तक गिर चुके हैं एक समाज के तौर पर, हम कह सकते हैं नफ़रत की राजनीति के बीज बोए जा रहे हैं और ऐसा ठीक चुनावी समय में किया जाता है जिससे जो असल मुद्दे हैं लोगों की उससे उनका ध्यान भटकाया जा सके। विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए जो शिक्षक होता है वही बच्चों को कह रहा है कि आप मारिए इस छात्र को। संसद में ऐसी बातें बोली जा रही हैं, इस हद तक गिर चुके हैं एक समाज के तौर पर, हम कह सकते हैं। ये वो देश है जहाँ पर इन सभी लोगों का, सभी कौमों का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। सरकारें हैं, सरकारें जनता के खिलाफ है, तो लगातार ये सांप्रदायिकता की बातें, नफरत की बातें फैलाई जाती हैं ताकि इन मुद्दों से ध्यान भटके। सरकारें जैसे ही चुनाव आती हैं, जैसे ही सरकारों को लगता है कि अब चुनावों का दौर है जहां अब हमसे सवाल पूछे जाएंगे, तो उन सवालों को पूछा ना जाए, इसलिए ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है नूरजहां और मैं यहाँ मौजूद हूँ विश्वविद्यालय के पास, जहाँ पे भूख हड़ताल पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 12 घंटे का छात्र अनशन है, जहाँ पे एक सुंदर नगरी में एक युवक को पोल से बांधकर पीट के मार दिया गया और उसकी मौत हो गई है। तो उसी को लेके हम बात करेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं? आज यहाँ पर हम छात्र 12 घंटे की अनशन पर बैठे हैं आत्मशुद्धि के लिए, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। हाल ही में दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से एक घटना हमारे सामने आती है, दिल दहला देने वाली घटना, जहाँ पर धर्म के प्रांगण में, मंदिर के विसिनिटी में गणेश पूजा के दौरान एक व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से एक व्यक्ति वहाँ का प्रसाद उठाकर खा लेता है, केला उठाकर खा लेता है। उसको एक पोल से बांधकर पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये एकाकी घटना नहीं है। हमारे समाज में हमने देखा है कि जब भी खास तौर पर चुनाव आने वाले होते हैं, उस समय खास तौर पर चुनावी जो राजनीति है, पार्टियों की जो छिछली राजनीति है, वो सांप्रदायिकता की राजनीति, वो नफ़रत की राजनीति, वो हिंसा की राजनीति लोगों के मन में इस कदर घर कर जाती है कि हमें इस तरीके की घटनाएं सामने आती हुई दिखाई पड़ती हैं। जहाँ पर यूपी में एक क्लासरूम के अंदर एक मुस्लिम बच्चे को सामने खड़ा करके उसको बाकी छात्रों द्वारा पिटवाया जाता है। हरियाणा में नूह में हमने देखा है किस तरीके से गरीबों के, मुस्लिमों के घरों को जला दिया गया, लोगों की जानें चली गई। हमने उत्तरकाशी में देखा किस तरीके से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। अभी हाल ही में हमने देखा है यही गणपति प्रोसेशन के दौरान मध्य प्रदेश में रतलाम के आस पड़ोस के इलाकों में, जहाँ पर इन प्रोसेशंस के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे पहले पहुँचेगा आगे। उस कंपटीशन के बीच में जो रास्ते में मुस्लिम लोगों की दुकानें आती हैं, घर आते हैं, फिर उसी हिंसा की चपेट में आकर उनके घर जला दिए जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी हमारे लिए सवाल उठाना कि हमारे इस समाज में इस नफ़रत की, इस सांप्रदायिकता की राजनीति से, इस हिंसा से आखिर नुकसान किसको होता है और फ़ायदा किसको होता है। नुकसान होता है आम जनता को, उस आम जनता को जो गरीब है, दलित है, अल्पसंख्यक समुदाय से आ रही है, जिसके पास ऑलरेडी रोज़गार नहीं है, समान शिक्षा का अधिकार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं से जो वंचित है, उस जनता को सबसे ज़्यादा इस नफ़रत की राजनीति से नुकसान पहुँचता है और फ़ायदा सीधे सीधे सरकार को और पूंजीपतियों की जो अलायंस है उसको। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार है धन की राजनीति कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आज हिंदू मुस्लिम करा रही है। जी, हमारा जो देश है वो गंगा जमुनी तहजीब का देश है। ये वो देश है जहाँ पर अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, इन सभी की साझी शहादत और साझी विरासत का देश है ये वो देश है जहाँ पर इन सभी लोगों का, सभी कौमों का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी एक समुदाय के विशेष का देश नहीं है। कौमी एकता की मिसालें दी जाती हैं जब भारत के इतिहास की बात की जाती है। तो जब यहाँ पर कहा जाता है आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें उसी तरीके की नफ़रत की राजनीति को भड़काते हुए, बढ़ाते हुए ये अलग अलग चुनावी पार्टियां दिखती हैं, तो हमारे लिए, जनता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरीके के कदम उठाकर आम जनता में ये बात फैलाएं, ये संदेश दें, ये अपील करें कि हम जो हमारे असल मुद्दे हैं जनता के, वो रोज़गार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य सुविधा का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, बेहतर वेजेस का मुद्दा हो, बेहतर लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा हो, उन पर हम एक साथ मिलकर ही संघर्ष कर पाएंगे। हम एक दूसरे से अगर लड़ते रहेंगे, इसी तरीके से नफरत की राजनीति की चपेट में आते रहेंगे, तो उससे आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए हमारी अपील है आज इसी के तहत हम इस 12 घंटे की अनशन पर बैठे हैं। हम महात्मा गांधी की जो विरासत है, उनसे भले ही हमारे कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हों, लेकिन हम जानते हैं कि जब
1947 में आज़ादी के समय में देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़क रही थी, कम्युनल टेंशन्स फ्लेयर अप हो रहे थे, उस टाइम पे महात्मा गांधी ने खुद जाकर अलग अलग इलाकों में, चाहे नोआखाली हो, अलग अलग इलाके हैं, वहाँ पर जाकर कौमी लोगों के बीच में एक सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की, कौमी एकता स्थापित करने की कोशिश की थी। तो उनके जयंती पर उनकी उस विरासत को याद करते हुए आज बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाएं और हम अपने एक गंगा जमनी तहजीब को याद करते हुए हम एक बेहतर समाज के तौर पर उभरें, ताकि हम बेहतर मुद्दों पर, असल मुद्दों पर हम बेहतर तरीके से एक साथ मिलकर हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ा पाएँ। जैसे कि जो जनता द्वारा मोदी सरकार को ही चुना गया है, तो लोगों ने सोचा था कि बदलाव देखे जाएंगे, लेकिन बदलाव नहीं दिखे हैं, तो उसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो हाल के दौर में जब हम बदलाव की बात कहते हैं, बदलाव लोगों की ज़िंदगियों में कहाँ हुआ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज़ों की समस्याएं हैं। तो ये सारे सवाल जब सरकारों पे उठाए जाते हैं कि लोगों के असली मुद्दों पे बातें क्यों नहीं हो रही है, तो लगातार ये सांप्रदायिकता की बातें, नफरत की बातें फैलाई जाती हैं ताकि इन मुद्दों से ध्यान भटके। सरकारें जैसे ही चुनाव आती हैं, जैसे ही सरकारों को लगता है कि अब चुनावों का दौर है जहां अब हमसे सवाल पूछे जाएंगे, तो उन सवालों को पूछा ना जाए, इसलिए ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। और इसीलिए जब सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ, सांप्रदायिक कोशिशों के खिलाफ आज हमारा ये 12 घंटे का अनशन है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो जन समुदाय है, क्योंकि जब शिक्षा के अच्छे स्कूल होंगे तो हिंदू का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, मुसलमान का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, ईसाई का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, बाकी समुदायों के बच्चों का भी वही पड़ेगा। अच्छे अस्पताल होंगे तो सभी धर्मों के लोगों को अच्छे अस्पताल की सुविधा मिलेगी, रोजगार की सुविधा होगी तो सभी धर्मों के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो हमारे असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के लिए हमें अपने जाति, हमें अपने धार्मिक अंतरों को दूर करके मिल के लड़ना चाहिए, हमें उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। लेकिन जो सरकारें हैं वो ये करने नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान है। वो जो चंद पूंजीपतियों के, चंद अमीर घरानों के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। इसलिए सरकार नफरत की राजनीति फैला रही है और हम जनता से ये अपील करते हैं कि इस नफरत की राजनीति से परे साझी शहादत, साझी विरासत, इसे हमें याद करनी होगी, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है ये साझी शहादत का इतिहास है, ये विरासत साझा है। यहाँ अशफाक भी है, यहाँ बिस्मिल भी है, यहाँ फातिमा भी है, यहाँ सावित्री भी है। तो जब हम एक साझी शहादत और साझी विरासत के सहारे आज के इस समाज को बना पाए हैं, तो आगे का समाज भी साझे इतिहास और साझी विरासत से होगा, जहाँ नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। इसीलिए हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि नफ़रत की राजनीति से परे जनता के असली मुद्दों के साथ आएँ। जैसे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के दौर में सीधी बात है, जो सरकारें हैं, सरकारें जनता के खिलाफ हैं। जो व्यापक दलित, मजदूर, गरीब जनता की बातें हैं, वो तो साथ में लड़ रहे हैं, वो तो साथ में मुद्दों को लेकर ज़मीनों में आ रहे हैं। लेकिन चूंकि मीडिया में, मुख्यधारा की मीडिया में, सरकार की ओर से लगातार ये नफरत फैलाया जा रहा है, उससे हमारे मुद्दे धूमिल हो रहे हैं। इसीलिए हम यही कोशिश करते हैं कि जो हमारे असली मुद्दे हैं उन पे बात हो। हमारे ध्यान भटकाने की 100 कोशिशें की जाएगी, लेकिन हम अपने मुद्दों से हटेंगे नहीं। और हम जो सांप्रदायिकता के नाम पे जो भटकाव है उसका भी मिल के कड़े शब्दों में निंदा करेंगे और उसका भी सामना करेंगे। जैसे कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें तो अभी शिक्षा और भी महंगी होने वाली है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? नई शिक्षा नीति है जो अपने आप में ही एक गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाली है और उसमें तमाम तरह के भेदभाव हैं। तो इस हिसाब से गरीब व्यक्ति तो पढ़ ही नहीं पाएगा, जो कि मज़दूर परिवार से आता है। मज़दूर परिवारों के बच्चे ज़्यादातर 12वीं तक तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन 12वीं के बाद में इतनी शिक्षा महंगी कर दी गई है और इतनी कम सीटें हैं, इतने कम सरकारी कॉलेज या स्कूल हैं, जिस वजह से काफ़ी गरीब छात्रों को अगले पढ़ाई का अवसर ही नहीं मिलता है, उनको पढ़ने को ही नहीं मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर छात्र गरीब मजदूर परिवारों से हैं, उन्हीं को इस तरह की समस्या को सामना करना पड़ता है। तो ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार नए कॉलेज बनाए, नए स्कूल खोले, जिससे कि गरीब मजदूर परिवार को भी फ्री पढ़ाई मिल सके और वो अपनी पढ़ाई कर सकें। और आज के दौर में जब सांप्रदायिकता की बात होती है तो सांप्रदायिकता के नाम पे इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती।
जब इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ें, क्योंकि अभी जो हिंसक घटनाएं जो हुई हैं हाल में, जो सुंदर नगरी में हुई है, इससे पहले भी जो घटनाएं हुई है, ये सीधे सीधे हमारे मूलभूत मुद्दे जो हैं इनसे ध्यान भटकाती है। तो इसीलिए आज का जो दिन है जिसके लिए हम कर रहे हैं कि सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ हमारा दिन है। ये दिन सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ है। ये दिन इसीलिए हम ये किए हैं क्योंकि बीते 2 दिन पहले ये घटना हुई है जो दिल दहला देने वाली घटना है, जिसके खिलाफ हमें न केवल आवाज़ उठानी पड़ेगी बल्कि हर समुदाय से, चाहे वो युवा हो, चाहे वो तमाम महिलाएं हों, चाहे वो बाकी हिस्से हों, हमें ये समझना होगा कि हमें अपने आपसी मतभेदों को दूर करके किस तरीके से साथ में आकर अपने असली मुद्दों के लिए लड़ना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बराबरी चाह रहे हैं, शिक्षा में भी बराबरी चाह रहे हैं, तो उसी को लेके हम बात करेंगे। कि बराबरी की जो बात है, मैंने सुन रही थी आप क्या क्या सवाल पूछ रहे थे लोगों से, तो बात ये नहीं है कि एक ही समुदाय में लोग लड़ रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि बहुजन जो है वो दलितों को मार रहे हैं। तो आपने ये नहीं कहा कि ऊंची जाति के लोग ऊंची जाति को मार रहे हैं, ये सवाल नहीं उठा। क्योंकि लड़ाइयाँ हर जगह हो रही हैं, पर एक तरीके की लड़ाई है जहाँ पर एक तरीके का पावर डायनामिक एग्जिस्ट करता है। जो अमीर है, जो अभिजात है, उसके नीचे जो शोषित है, जो गरीब है, उसकी एक लड़ाई है। जो ऊंची जाति का है और जो दलित समुदाय से आता है, जो अल्पसंख्यक समुदायों से आता है, उनका है। जो बहुसंख्यक जो डोमिनेंट धर्म के लोग हैं, वो जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को मार रहे हैं। तो यहाँ पर गैर बराबरी सिर्फ आपसी मतभेद की नहीं हो जाती है, यहाँ पर एक सामाजिक राजनीतिक गैर बराबरी है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को शोषित करा जा रहा है क्योंकि वो किसी एक समुदाय से आता है। और इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा के वाक़ये हमें बार बार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमें दिख रहा है कि कैसे हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा होती है। हमें दिखता है कैसे यूपी में एक बच्चे को पूरी क्लास से पिटवाया जाता है, जब वो भी टीचर द्वारा, जिसको हम गुरु को ऐसे एक जगह स्थान देते हैं कि शिक्षा देने के लिए, बच्चों के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए जो शिक्षक होता है वही बच्चों को कह रहा है कि आप मारिए इस छात्र को क्योंकि एक समुदाय से आता है। संसद में ऐसी बातें बोली जा रही हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक धर्म के खिलाफ बातें बोली जाती हैं, और उस पर हमें दिखता है कि एक सड़क से, एक बस्ती से लेकर संसद तक हमें एक तरीके की सांप्रदायिकता का माहौल देखने को मिलता है। और ऐसे ही माहौल में जो दलित है उसके साथ साथ जो दरिद्र है, जो अल्पसंख्यक समुदायों से आता है, जो महिलाएं, उसके साथ जो दरिद्र हैं, मतलब जो गरीब तबके से, जो मेहनतकश आबादी के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा पिसते हैं। आप नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति में हमें देखने मिलता है कि कैसे जो यूजीसी के ग्रांट मिलते थे पहले, अब वो हीफा लोन से बदल दिए जाते हैं। ऐसे में जो शिक्षा पहले से ही चंद लोगों की जागीर बन के रह चुकी है, वो और भी कम लोगों तक पहुँच पाए। सिर्फ अभिजात वर्ग के लोग जो हैं वो पहुँचे शिक्षा तक, और उसमें भी हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप्स जो मिलती थी, जैसे जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप थी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो मिलती थी, वो बंद कर दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाक़ये हैं जिनसे हमको पता चलता है कि ये एक अकेले में कहीं दूर हुई घटना नहीं है। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। चाहे कहीं पर कबूतर पकड़ने के लिए एक दलित वर्ग समुदाय से आने वाले इंसान को मार दिया जाता है, बकरी चुराने के लिए। जो इनकी गलतियां, जो उनके इल्ज़ाम हैं, वो भी इतने छोटे हैं जो बताते हैं कि कोई इंसान क्यों चोरी करेगा खाने की या कबूतर की, आप कह दीजिए, क्योंकि कुछ मजबूरी होगी। और वो भी सिद्ध आरोप नहीं है, ये बस ऐसे मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है और चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है उस पे। उसी जिस युवक को मारा गया उसी को मानसिक रूप, हाँ, अभी जिनके बात प्रसाद वैसे तो बांटा जाता है, और उसके बाद एक धर्म के लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है, और वही प्रसाद अगर कोई और इंसान खा ले तो उसको चोरी कह दिया जाता है एक केले के पीछे। हम देखते हैं कि हम इस हद तक गिर चुके हैं एक समाज के तौर पर। हम कह सकते हैं कि जहां हम फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले, अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते थे, जिनकी एक साझी शहादत थी, साझी विरासत थी, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे, वहीं पर हम यहाँ इस कदर
हालत ख़राब हो चुकी है आज इस देश में कि उत्तराखंड में बीते कुछ महीने पहले खबर आती है कि मुसलमानों को पोस्टर लगा के धमकियाँ चौराहों पर दे दी जाती है कि आप एकाएक अपने घर खाली करके चले जाइए। आप देखते हैं कि बुलडोज़र की राजनीति होती है जहाँ पर एक गरीब मेहनतकश आबादी का जो मुस्लिम समुदाय से आने वाला, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला गरीब आदमी है, उसके घर तोड़ दिए जाते हैं, उनको एकाएक निकाल दिया जाता है। तो ये देश में व्यापक रूप से, खाली उत्तर भारत में नहीं, हमें नॉर्थ ईस्ट में हो, दक्षिण भारत में हो, राजस्थान में जो पश्चिमी भारत है उधर की बात हो, हमें हर क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि इस तरीके की नफ़रत की राजनीति के बीज बोए जा रहे हैं। और ऐसा ठीक चुनावी समय में किया जाता है जिससे जो असल मुद्दे हैं लोगों की, उससे उनका ध्यान भटकाया जा सके। जो शिक्षा मांग रहा है उसके हाथ में हथियार पकड़ाया जा सके, जो रोज़गार मांग रहा है उसको सज़ाएं दी जा सके। इसलिए क्योंकि उसका अपराध सिर्फ ये था कि वो किसी समुदाय से आता था, वो अभिजात वर्ग से नहीं आता था। और ये चीज़ें हमें व्यापक रूप से देखने को मिलती हैं। एक महिला के तौर पे मैं ये तक कह सकती हूँ कि महिलाओं के साथ यही घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पर बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है इस देश में, जहाँ पर हाथरस जैसे वाक़ये होते हैं तो एक SC/ST एक्ट लगाने में इतनी देरी लग जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो वहाँ कोई सुंदर नगरी में आपके यहाँ से कोई उससे देखने गया है? देखिए, हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि ये एक ऐसा वाक़या है जो आइसोलेशन में हम नहीं देख रहे हैं। हम सुंदर नगरी के मामले से बहुत सारे इलाकों की ओर संकेत करना चाहते हैं। उस इलाके में जाने की बात है, देखिए उसमें FIR हो चुकी है, और वो जब किसी मामले में FIR हो जाती है तो वो कानूनी मामला बन जाता है। और हम यहाँ से अपील कर रहे हैं कि जो लोग अपराधी हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनके खिलाफ़ कड़ी सज़ा भी सुनाई जाए। ये नहीं कि गिरफ़्तार किया और 4 दिन में बेल पे छोड़ दिया गया, लोगों को सज़ा सुनाई जाए। पर उसके साथ साथ ऐसे जितने भी मामले हो रहे हैं, ना केवल दिल्ली में पर अलग अलग हिस्सों में देश में सांप्रदायिक हिंसा के जो मामले हो रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। जब तक कोई माहौल ऐसा होगा ही नहीं, जब भयमुक्त माहौल होगा अपराधियों के लिए, तो ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे। ये एक मामले में सज़ा होना, या फिर एक तृप्ता त्यागी जो UP में थी उनको सज़ा होना, जब ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी तब जाके कोई भय का माहौल आएगा भी। जब एक लॉलेसनेस का स्टेट हो गया है जहाँ पर लोग कुछ करते हैं और वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है, कभी ये कह के कि भीड़ ने मारा, वो अनआइडेंटिफाइड लोग 0 FIR में दर्ज हो जाते हैं और वो कहीं जाती ही नहीं है FIR, किसी को न्याय मिलता ही नहीं है, और कह दिया जाता है कि जो विक्टिम था उसने दर्ज नहीं कराया मामला, या उन्होंने वापस ले ली कंप्लेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा भय का माहौल है उसके लिए जो पहले से शोषित है, और जो शोषण कर रहा है उसके लिए भयमुक्तता का माहौल है। तो हमारी यहाँ से यही मांग है कि हम चाहते हैं कि एक जो हमारी तहज़ीब थी गंगा जमुनी, जो हमारा इतिहास है, जिसमें हमें बार बार साजी शहादत जो है, अलग अलग लोगों के, अलग अलग समुदाय से आने वाले लोगों की एकता के हमें मिसालें मिली हैं, वो वापस से हम इस्टेब्लिश कर पाएँ, हम उसको दोबारा से सिद्ध कर पाएँ, वो सिर्फ बातें ही ना बन के रह जाएं, और हमारा यथार्थ इतना दूर ना हो जाए इन सब बातों से कि हम सिर्फ सांप्रदायिकता के मामले सुने, सांप्रदायिक हिंसा के मामले सुने, और छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद शिक्षा मिलनी थी उनको ये बात समझ आए कि कौन हमारा दुश्मन है, किसको मारना है। जैसे वो बच्चे जो UP में थे, उनको क्या समझ आया होगा कि कोई एक समुदाय से आने वाला, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला बच्चा है और इसको मारना है, तो उनके जो जहन में नफ़रत के बीज बो दिए गए हैं वो कैसे हटाएंगे। उसको पहले उन बीज को हटा के हमको वहाँ पर शिक्षा की बातें, उन पे ज्ञान की बातें बोने की ज़रूरत है, और इसी से हमारे देश का विकास होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतलब 2024 में आप मतलब मोदी को ही वोट देंगे या उनको हटाना चाहेंगे? देखिए, मोदी को वोट देने या मोदी को हटाने से ज़्यादा बड़ा सवाल है कि एक व्यवस्था है जिसमें ऐसे लोग आते हैं जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं रह पाता है। आप कहना चाह रही हैं कि कोई भी आए कि नफ़रत की राजनीति ना हो? देखिए, सिर्फ नफ़रत की राजनीति की बात नहीं है, कोई भी आय की बात नहीं है। बात यह है कि हर सरकार में हमें ऐसे वाक़ये देखने को मिले हैं, सरकारें बदलती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी के माहौल में ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारों को ना चुना जाए जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है कि लोग भी ऐसी सरकारों को चुनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं। पर दिक्कत ये है कि ऐसा एक मैकेनिज़्म हमारे देश में है जहाँ पर
लोग बदलाव चाहते भी हैं तो बदलाव नहीं आ पाता है। अगर हम आज भी किसी सरकारी दफ्तर में आज जाके देखेंगे तो लोग क्या चाहते हैं उन बड़ी बड़ी कतारों में पता चल जाता है। लोगों की बहुत सारी मांगें हैं, लोगों की बहुत सारी अर्जियां हैं जो सरकारी दफ्तरों में इस सरकार में भी उनको खारिज कर दिया जाता था और इससे पीते वाली सरकारों में भी उनको खारिज कर दिया जाता था। क्योंकि बात यह है कि जब तक लोगों के पास असल में ताकत नहीं आएगी, जब तक लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, कोई भी सरकार हो वो अपनी सरकार को बनाए रखने की ही राजनीति करेगी। तो वो एक सरकार या दूसरी सरकार की बात नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 घंटे की जो भूख हड़ताल हो रही है वो सिर्फ जो एक युवक ने मंदिर से जो केला चुराया था उसको लेके एक युवक को पीट दिया गया पोल से बांधकर। तो मतलब आपको क्या लगता है कि तो यहाँ पे तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इसको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? तो देखते रहिए हमारे साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।